हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं और उन्हें बनाना भी बहुत लंबा समय का काम नहीं, सिर्फ 5 सेकेंड अर्थात देखते ही उसका आंसर आप बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं बता पाते। उसका कारण है कि उनका कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिक से हायर लेवल के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे कि कैसे ज्योमेट्री की चाहे कोई भी प्रश्न हो हम लोग आसानी से कैसे बना पाएं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना विलंब के इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर आप कर दीजिएगा और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपको सीखने वाले हैं आप लोग बेसिक से, ठीक है ना, जो कि आपको ज्योमेट्री से पूछा जाता है प्रश्न। तो चलिए बिना विलंब के इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। तो ज्योमेट्री से तो बहुत सारे के प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले उनके शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि किसे क्या कहते हैं। यदि समपूरक कोण के बारे में बात किया जाए, पूरक कोण के बारे में बात किया जाए तो किसे कहते हैं, आसन्न कोणों के बारे में बात किया जाए तो किसे कहते हैं। उसी तरह से बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। तो चलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हो सकता है कि आप इसे बना पाएँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये कह क्या रहा है और उनको निकालना क्या है। तो चलिए इनके कॉन्सेप्ट को पहले सीखते हैं, उसके बाद बड़े से बड़े प्रश्नों को आसानी से कैसे हम लोग बना पाएंगे उसकी ओर भी हम लोग चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। देखिए ए बी सी डी ई एफ, आपको ई एफ तक सभी के सभी आपको दिए हुए हैं पॉइंट, और इसमें इन कोणों के बारे में बात किया जाए कि इसे क्या कहते हैं, पहले इसको सीखिए, ठीक है ना, बेसिक से सीखिए। यहाँ पे यदि हम निम्न कोण के बारे में बात करें कि निम्न कोण किसे कहते हैं, उसके बारे में समझिए कि क्या है निम्न कोण। जब कोण आपका 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, 90 डिग्री से क्या हो आपका छोटा हो, उसे हम लोग निम्न कोण कहते हैं। जब थीटा अर्थात कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, इसे निम्न कोण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसी तरह से यदि हम लोग बात करें यहाँ पर कि अधिक कोण किसे कहेंगे, अधिक कोण, अधिक का अर्थ अधिक होता है, अधिक अर्थात 90 डिग्री से अधिक। कहने का अर्थ ये है कि जब कोण का माप 90 डिग्री से क्या हो आपको अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो आपका कम हो, तो उस स्थिति में हम लोग कहते हैं अधिक कोण। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण अर्थात ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, और इसे हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। अब हम लोग यदि समकोण के बारे में बात करें तो समकोण के बारे में तो सभी जानते हैं कि समकोण किसे कहते हैं। जब कोण का वैल्यू अर्थात थीटा का वैल्यू आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाए, जब कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए तब उसे हम लोग कहते हैं समकोण। यहाँ पर है कि 180 से छोटा और 90 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर जो कोण है ना ये आपको बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, आपको बराबर होना चाहिए। उसी तरह से इसमें क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से जो भी आपको छोटे होंगे उसे एक्यूट एंगल कहेंगे, और 90 डिग्री से छोटे वाले यदि कोई ट्रायंगल हो तो उसे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, कोई दिक्कत। और उसी तरह से यदि इसमें 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम वाले आपको ट्रायंगल हो, अर्थात कम होंगे ही, आपको एक कोण था वो कम होगा ही, क्योंकि 180 डिग्री कभी भी नहीं हो सकता ट्रायंगल में। तो उस स्थिति में यदि वैसा आपको त्रिभुज बने तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पर रिलेट हम कर रहे हैं, यदि उस तरह का त्रिभुज बने तो वो आपका अधिक कोण त्रिभुज बने। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहने का अर्थ क्या है कि वो ट्रायंगल ऐसा होगा आपको देखने के लिए। यहाँ पर यदि हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करें तो वो ट्रायंगल इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है ना। ये जो एक कोण है वो आपको 90 डिग्री से कम होगा, और यहाँ पर सभी कोण आपको क्या दिख रहे हैं, 90 डिग्री से कम दिख रहे हैं। सिर्फ मतलब ये बात आप समझने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर यदि समकोण के बारे में बात करें, जब उसका क्या हो जाए, कोण हो जाए 90 डिग्री, अर्थात यदि ट्रायंगल बने तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, जानते हैं कि ट्रायंगल कैसा बनेगा, एक कोण का क्या होगा आपको हमेशा 90 डिग्री का होगा, हमेशा आपका 90 डिग्री का होगा, तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। अब उसी तरह से यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये आपका डी है परावर्ती कोण। परावर्ती कोण हम लोग किसे कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल हम लोग किसे कहेंगे, उसके बारे में बात करें तो हम लोग बात किए थे यहाँ 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पर जो आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है क्या होता है आपको, यहाँ पर जो होता है रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से लेकर के जो थीटा होता है वो 360 डिग्री के बीच में हो तो उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। अर्थात 180 से 360 के बीच में यदि वो वेरी करे इस कोण का मान, तो उस स्थिति में उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, अर्थात परावर्ती कोण कहेंगे। और रिजिड कोण के बारे में बात करें तो जब थीटा का वैल्यू आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसे हम लोग कहते हैं रिजिड कोण, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। रिजिड कोण अर्थात स्ट्रेट
एंगल के बारे में बात करें, यहाँ पर जो आपका कोण बनेगा इस तरह से आपको कोण बनेगा, ठीक है। ये कोण जो होगा, ये जो कोण होगा आपका वो 180 डिग्री का होगा और इसे हम लोग कहेंगे रिजु कोण। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। उसी तरह से यहाँ संपूर्ण कोण के बारे में बात करें, कंप्लीट एंगल के बारे में बात करें, तो इसे हम लोग किसे कहते हैं, जब यहाँ पर थीटा का वैल्यू, जो थीटा का वैल्यू हो जाए 360 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। तो संपूर्ण कोण कैसे बनेगा, मान लीजिए ये लाइन है, तो यहाँ पर जो एक एंगल आपको इस तरह से बना, ये आपको टोटल 360 डिग्री का, इसे हम लोग क्या कहेंगे, संपूर्ण एंगल कहेंगे। कोई दिक्कत, अर्थात ये लाइन जो है यहाँ से चलना शुरू की, इस तरह से चलना शुरू की और पुनः आकर के इसी लाइन को मिल गई, एक दूसरे पर ओवरलैप कर दी, तो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो एंगल का कोण बना उसे हम लोग कितना डिग्री कोण कहेंगे, 360 डिग्री का। जब एंगल का वैल्यू, थीटा का जो वैल्यू है 360 डिग्री हो जाए तो उस स्थिति में उसे आप कंप्लीट एंगल कहेंगे, अर्थात संपूर्ण कोण कहेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ये सभी बातें आपको आ जाएंगी प्रश्न में, तो आसानी से आप उसको दिमाग में रख करके आसानी से बता सकते हैं कि क्या कह रहा है, आपको क्या करना है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका पूरक और कोटि पूरक, ठीक है ना। पूरक और कोटि पूरक दोनों आपको एक ही हैं, इसमें आपको नहीं घबराना है। और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, यदि दो कोण हैं ए और बी, यदि दो कोण ए और बी है तो पूरक कोण वो होते हैं जब ए और बी का योग हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अर्थात जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उन्हें एक दूसरे का क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। कोई दिक्कत, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उन दो कोणों को एक दूसरे का क्या कहते हैं हम लोग, पूरक कोण कहते हैं। उसी तरह से यदि हम लोग बात करें संपूरक कोण अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में यदि हम लोग बात करें कि संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, तो जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए, 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उन दो कोणों को एक दूसरे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। उन दोनों को क्या कहते हैं हम लोग, संपूरक कोण। पूरक होता है 90 डिग्री के बराबर हो जाए, संपूरक हो जाए 180 डिग्री के बराबर हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसी तरह से हम लोग बात करें यहाँ पर पॉइंट नंबर सी, हम लोग लीनियर पेयर अर्थात रैखिक युग्म के बारे में हम लोग बात करें, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सरल रेखाओं के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना है। कहने का अर्थ क्या है, आसन्न कोण, आसन्न कोण हम लोग कहेंगे किसे, आसन्न कोण हम लोग कहेंगे किसे, पहले ये आप बात समझिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कोई आपका कोई सरल रेखा है, ये कोई आपका यहाँ पर सरल रेखा है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट से आपको ये सभी कोण आपको बने हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सभी क्या है, आपको कोण बने हुए हैं। ये कोण आपको एक बना हुआ है, एक कोण ये आपको बना हुआ है, एक कोण ये बना हुआ है। इसके अलावा और भी आपको कोण बन सकते हैं, इस तरह से भी आपको कोण बन सकते हैं। अर्थात यहाँ पर किसी भी रेखा पर, किसी भी रेखा पर किसी एक बिंदु से खींचे गए एक ही साइड के कोण, खींचे गए एक ही साइड के कोण, या फिर ये इस तरह हो सकते हैं या फिर इसके नीचे इस तरह से हो सकते हैं। किसी रेखा पर एक ही बिंदु से किसी एक ही साइड पर खींचे गए कोण सभी क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। सभी क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। अर्थात यदि ये कोण ए हो जाए, ये बी हो जाए, ये सी हो जाए, ये डी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इनका कुछ भी नाम दे लीजिए, तो ये क्या होंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात किसी एक रेखा के एक बिंदु से एक ही ओर खींचे गए कोणों को हम लोग क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं और उनका योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। कारण यह है कि एक लाइन पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है एक ही साइड में, एक लाइन पर एक ही साइड में 180 डिग्री कोण बनता है। उसी तरह से उसी के कारण यहाँ आसन्न कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अर्थात किसी रेखा पर एक ही और एक ही पॉइंट से, यहाँ पर रेखा पर यदि बात करें तो रेखा पर तो इस तरह से भी कोण बन सकते हैं, इस तरह से भी आप वो कोण बन सकते हैं कि यहाँ कोण बनेगा, एक यहाँ कोण बनेगा, लेकिन ये कोण आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे। एक ही पॉइंट से एक कोण होने चाहिए। कहने का अर्थ है कि ये एक ही पॉइंट से कोण होने चाहिए, वही सभी के सभी क्या होंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये आपको समझ में आ गया बात कि रेखीय युग्म जो सरल रेखाओं के आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, कैसे होता है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और आप अंत तक जरूर बने रहिएगा कि इनका यूज कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं और अंत तक बने रहना जरूरी है। नहीं बने रहिएगा तो आप भूल कर देंगे और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को आप गलत कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, एक पॉइंट आता है आपका शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण हम लोग किसे कहते हैं,
तो एक बात आप याद रखिएगा, यदि दो लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं अर्थात काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर जो आपको ये पॉइंट बनता है इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टर अर्थात इसे हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु भी कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु भी कहते हैं हिंदी में। और ये यदि लाइन मान लीजिए कि L1 चाहे M1 है, M2 है, कुछ भी चाहे है, M चाहे N है, कुछ भी है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण कौन होंगे इसके बारे में आप बात समझिए कि किसे हम लोग शीर्षाभिमुख कहेंगे। शीर्षाभिमुख कहने का अर्थ है कि जिसके शीर्ष के सामने जिसका मुख है अर्थात जो है उसको हम लोग शीर्षाभिमुख कहेंगे। किनको कहेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस कोण के बारे में बात करें यदि हम लोग इस कोण के बारे में, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन हुआ, इसके सामने वाला शीर्ष कोण इससे टच हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसके सामने वाला कोण तो देखिए एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है और एक ये आपका कोण बन रहा है। ठीक है ना, इसे आप कोण को मानिए यदि ए, तो ये कोण क्या होगा, ये आपका बी होगा और ये इसका क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। अर्थात इसका शीर्ष और इसका शीर्ष एक साथ आपको टच कर रहे हैं और वो भी आमने सामने है। जो आमने सामने हो वही एक दूसरे का क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जो आमने सामने हो वही एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो उनके आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कहलाता है। अर्थात ए और बी यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण हुए। उसी तरह से यदि हम यहाँ पर बात करें, उसी तरह से हम लोग बात करें इस कोण के बारे में, यदि ये कोण आपको सी और डी है, ठीक है ना, ये कोण यदि आपका यहाँ पर सी और डी है, ये सी है और ये डी है, तो ये भी एक दूसरे क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो कोण इसका वैल्यू होगा वही वैल्यू इसका होगा। अर्थात कोण ए हमेशा बराबर होगा कोण बी के, और यहाँ पर जो कोण सी होगा वो हमेशा बराबर होगा कोण डी के। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि जब भी शीर्षाभिमुख के कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो इस कोण के सामने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कौन है, डी है, तो सी डी के बराबर हो जाएगा, और इस कोण के सामने वाला कोण बी है और तो ए किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उन्हें देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका अगला पॉइंट है। यहाँ पर बात समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार बार आपको प्रश्न बनते हैं। आप इनको याद रखना है, कैसे याद रखना है, कैसे रिलेट करना है आम जीवन में, उससे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत कोण हम लोग बनते कैसे हैं, पहले उसको जानिए कि संगत कोण कैसे बनेंगे, उसके बारे में जानिए। तो जब दो रेखाएं आपका पैरेलल हो, अर्थात ये एम है और ये आपका एन है, और कोई तिर्यक रेखा इसे काटती हो, मान कर चलिए कि ये रेखा कोई एल है, ये इसको इस रेखा को क्या कर रही है, दोनों रेखाओं को काट रही है, जबकि दोनों रेखाएं क्या हो, पैरेलल हो। तो इस स्थिति में आपको यहाँ पर संगत कोण बनते हैं। तो संगत कोण कौन से हैं और कैसे बराबर होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो संगत कोण होते हैं आपको बराबर होते हैं। तो संगत कोण कहते किसे हैं इसमें, तो एक ही साइड के एक ही ओर के कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। अर्थात एक ही साइड के एक ही ओर के संगत कोण कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें संगत कोण कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कोण, ठीक है ना, ये कोण और इसके इसी के जैसा दिखने वाला क्या है, आपका ये कोण है, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आपको संगत कोण कहलाएंगे। एक ही लाइन पर क्या है, एक ही साइड में स्थित जो कोण होंगे वही संगत कोण कहलाएंगे। अर्थात एक ही साइड में आपको स्थित है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है एक दूसरे के, और एक ही लाइन पर आपको स्थित है और एक ही ओर स्थित है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपको संगत कोण कहलाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर यदि ये कोण एक है, ये कोण यदि दो है, तो एक और दो कोण क्या होंगे, आपको बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह से यहाँ वाली कोण के बारे में बात करें, ये कोण और ये कोण, यदि ये कोण आपका 3 है तो ये कोण आपका 4 होगा, ये भी क्या होंगे, आपको संगत कोण होंगे, वो भी आपको बराबर होंगे। क्या इसमें कोई तकलीफ है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि संगत कोण क्या होते हैं, आपको बराबर होते हैं। संगत कोण हमेशा आपके बराबर होते हैं, संगत कोण आपको बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ध्यान दीजिएगा, ये कोण नंबर 1 है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। कोण 1 हमेशा बराबर होगा आपको कोण 2 के, कोण 2 के। उसी तरह से कोण जो 3 होगा वो हमेशा आपको बराबर होगा कोण 4 के, ठीक है। यहाँ पर कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। तो इसी तरह का जैसा संगत कोण आपको यहाँ बन रहे हैं, उसी तरह से इन लाइन पर क्या है, उसके एक ही साइड में, ये बात आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो संगत कोण होता है, जो संगत होता है वो एक ही साइड होते हैं, जिनकी संगति होती है वो एक ही साइड
साइड में उनकी संगति होती है और वही क्या होते हैं, संगत कोण कहलाएंगे। अर्थात एक इधर हो गया तो एक इधर नहीं होगा, उसको रिलेट ऐसा नहीं कीजिएगा। जो संगत होता है, संगति जिसके साथ होती है तो दोस्त क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं। तो इसी तरह से इनके दोस्त क्या रहेंगे, एक ही और एक ही लाइन पर स्थित होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कोई इसको कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा, रिलेट कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब समझिए और इसे याद रखने का कॉन्सेप्ट समझिए कैसे याद करना है। संगत अर्थात संगति, संगति वाले लोग एक ही साइड में रहते हैं तो संगत कोण जब भी होगा एक ही साइड का होगा। और जो जैसा दिखेगा, जो जैसा अब इसके जैसा ये दिख रहा है तो इसके बराबर ये होगा, इसके जैसा ये दिख रहा है तो इसके बराबर ये होगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसी तरह से इस साइड में भी वही रूल आपको अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि हम संगत कोण के बारे में बात करें कि इस कोण का संगत कोण क्या है, इसके जैसा कौन दिख रहा है, ये कोण दिख रहा है तो इसका कोण संगत कोण ये हो गया, ठीक है ना। तो ये यदि आपका 5 है और ये यदि 6 है तो ये भी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अर्थात कोण 5 बराबर आपका होगा कोण 6 के, बराबर होगा आपको कोण 6 के। उसी तरह से इस कोण का यदि हम लोग संगत कोण के बारे में बात करें तो इस कोण का संगत कोण आपका ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका दिख रहा है। इस कोण के संगत ये दिख रहा है। देखिए इसका जो फैलाव है कोण का, आप कोण के फैलाव से भी आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसका फैलाव एक तरह का आपका दिख रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका फैलाव और इसका फैलाव एक तरह का आपका दिख रहा है तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कोण 7 है और कोण 8 है तो यहाँ पर कोण 7 और कोण 8 क्या होंगे, आपको बराबर होंगे। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जब भी आपको संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात कहेगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा आपको बराबर होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक लाइन पर एक ही साइड में स्थित होते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है कि उस पर क्या होंगे, एक ही साइड में स्थित होंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये कोण और ये कोण आपको बराबर हो जाएंगे तो आप कहिएगा कि क्या कहलाएंगे कि ये संगत कोण कहलाएंगे, संगत कोण नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब एकांतर कोण के बारे में जानते हैं कि एकांतर कोण किसे कहते हैं और कैसे आप उन्हें पहचानेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आपका छूट गया है, यहाँ पर लिख लीजिए एकांतर आंतरिक कोण, एकांतर आंतरिक, आंतरिक और बाह्य विपरीत कोण, बाह्य विपरीत कोण, ठीक है ना। यहाँ पे एकांतर कोण के बारे में हम लोग को जानना है कि एकांतर कोण आखिर कहते किसे हैं। तो एकांतर कोण के बारे में आप समझिए, उससे पहले आप संगत कोण समझ चुके हैं, अब एकांतर कोण के बारे में समझिए। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हों, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हों तो यहाँ पर आपको एकांतर कोण किसे कहते हैं उसके बारे में आपको समझना है। मान लीजिए कि ये लाइन एम है, ये एन है, यहाँ पर कोई प्रतिच्छेद करने वाली रेखा आपके मान लीजिए कि एल है, तो यहाँ पर आपको बात करना है किसके बारे में, यहाँ पर आपको बात करना है एकांतर कोण के बारे में। तो एकांतर कोण आपको दो तरह के कोण होते हैं, एक एकांतर बाह्य होता है और एकांतर आपका अंतः कोण होता है। अंतः कोण अर्थात जो अंदर होता है उसे अंतः कोण कहेंगे और जो बाहर होगा उसे हम लोग कहेंगे बाह्य कोण। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि कैसे आपको इन्हें पहचानना है और कैसे आपको रिलेट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एकांतर कोण का अर्थ समझिए, एक का अंतर, अर्थात यदि ये आपका इस साइड में होगा तो उसका जो विपरीत कोण होगा वो आपको इस साइड में होगा, उसे हम लोग एकांतर कोण कहेंगे। जब आपका यहाँ पर संगत कोण होता था तो एक ही साइड में होता था, लेकिन यहाँ पर जो भी आपको कोण बनेंगे यदि यह एक साइड में है तो उसके अंतर वाले साइड में आपको यहाँ पर उसका दूसरा कोण आपको बनेगा। कहने का अर्थ है कि यदि ये कोण है तो इसका एकांतर कोण क्या होगा, उसके जस्ट उलट होगा, इसी लाइन एक ही लाइन पर होगा लेकिन विपरीत दिशा में आपको यहाँ पर स्थित होगा, विपरीत साइड में स्थित होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे एकांतर कोण। तो यहाँ पर जो ये आपको कोण मान लीजिए कि यह एक है, ये कोण आपका दो है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, आपको एकांतर कोण कहलाएंगे और दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्योंकि आपको याद रखना है कि एकांतर कोण क्या होते हैं, ये अंतः एकांतर कोण है और एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अर्थात यहाँ पर बात करें कोण 1 और कोण 2 के बारे में तो कोण 1 और कोण 2 आपको बराबर होंगे। उसी तरह से इस कोण के बारे में बात करें, उसी तरह से इस कोण के बारे में बात करें तो ये कोण आपको इस कोण के बराबर होगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर ये कोण आपका इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, वो कोण आपका ये कोण। अर्थात ये यदि आपको 3 है तो ये भी आपको मान लीजिए कोण 4 है। अर्थात यहाँ पर कोण 3 और कोण 4 के बारे में बात करें तो ये आपको बराबर हो, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपको एकांतर कोण है। 1 और 2 एकांतर कोण है और 3 और 4 आपको यहाँ पर एकांतर कोण है। कोई दिक्कत, यहाँ पर आप इन्हें आप ध्यान से देख भी सकते हैं कि देखिए ये एंगल है और ये एंगल है, इनका फैलाव कैसा है, जस्ट इसी तरह के एंगल का है, अर्थात इस एंगल के फैलाव के बराबर दिख रहा है। अर्थात ये अंतः एकांतर
एकांतर कोण हुए और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। आपको ये जब कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा ना तो सिर्फ आप देखेंगे और आसानी से बना लेंगे, लेकिन बशर्ते आपको दिमाग में क्या कैसे याद रखना है इसको आपको हमेशा देखना है। ठीक है ना। और इसको अभ्यास से आपको तो हमेशा याद हो जाएगा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर एकांतर अंतःकोण के बारे में आप जान गए। अब यहाँ पर बाह्य के बारे में बात कीजिए कि बाह्य कोण हम लोग किसे कहेंगे। ठीक है ना। एकांतर बाह्य कोण, एक का अंतर हो लेकिन वो कोण हो क्या, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण आपको यहाँ पर कैसे पहचानना है, ध्यान दीजिएगा। ये कोण है, क्या है, बाह्य कोण है। ठीक है, ये आपका बाह्य कोण है और ये भी कोण क्या है, आपको बाह्य कोण है। ध्यान से देखिए, जैसा कोण दिखने में ये लग रहा है वैसा ही कोण ये आपको दिखने में लग रहा है। ये देखिए इस कोण का फैलाव है और यहाँ पर भी देखिए तो ये कोण क्या हुआ, फैला हुआ, अर्थात बड़ा कोण आपको दिख रहा है। तो ये कोण क्या होगा, इस कोण के आपस में बराबर होगा और एक ही लाइन पर विपरीत साइड में स्थित है, दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। अर्थात ये कोण इसके आपको बराबर होगा। तो ये कोण यदि 5 है और ये कोण यदि 6 है तो ये क्या है, आपको ये एकांतर अंतः कोण था, ये आपको एकांतर बाह्य कोण है। तो ये कोण 5 और कोण 6 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। उसी तरह से यदि इस कोण के बारे में बात करें तो आप ध्यान से देखिए, ये दो कोण और ये दोनों कोण क्या हैं, आपस में आपको बराबर दिख रहे हैं, ये आपस में बराबर दिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, इनका जो एक कोण है ना, ये आपको सिकुड़ाव की ओर है, ये बंद है थोड़ा सा, और ये भी क्या है, आपका बंद है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपको बराबर होंगे और दोनों क्या है, एकांतर कोण है, क्योंकि एक ही लाइन पर विपरीत दिशा में स्थित है। ये इधर है तो ये क्या है, इधर है, और ये दोनों क्या होंगे, विपरीत दिशा में स्थित है। तो यदि ये आपको 7 है और यदि ये 8 है तो 7 कोण 8 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर बाह्य कोण आपको ये है और ये एकांतर अंतः कोण है। मैं ऐसा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि संगत कोण किसे कहेंगे और एकांतर कोण किसे कहेंगे और उनके बीच में रिलेशन क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यदि शीर्षाभिमुख के बारे में भी यदि हम लोग इसी में बात कर लेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा, दोनों का शीर्ष क्या है, एक ही तरह का है। तो ये कोण और ये कोण आपस में आपको बराबर हो जाएंगे शीर्षाभिमुख के आपको कॉन्सेप्ट से, और ये कोण बराबर हो जाएगा इसके कॉन्सेप्ट से। 5 कोण 5 1 के भी बराबर होगा, क्योंकि क्या है, ये दोनों आपको शीर्षाभिमुख कोण है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और उन्हें देखते हैं। ये दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट तो हो चुका था। चलिए एक और भी कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, इसको भी आपको सीखना होगा क्योंकि ये भी आपको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि इस लाइन को हम लोग यहाँ तक बढ़ा दें, मान कर चलिए इस लाइन को भी हम यदि यहाँ तक बढ़ा दें और इस लाइन को भी आपको यहाँ तक बढ़ा दें। ठीक है, और यहाँ पर कोई आपको एक्सटर्नल जो एंगल है ये आपका बने, एक्सटीरियर एंगल आपका यहाँ पर बने, अर्थात एक्सटीरियर एंगल आपका यहाँ पर बन रहा है, मान कर चलिए एक्सटीरियर एंगल ये आपको बन रहा है ई। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि ये कोण आपका ए है, ये आपका कोण ए है, ये कोण आपका बी है और ये कोण यदि आपका यहाँ पर सी है, यदि ये कोण आपका सी है, तो इसके बारे में यदि एक रिलेशन के बारे में आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका ये एक्सटीरियर एंगल होता है ना, जो ये आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, हमेशा इनके इंटीरियर एंगल अर्थात दूर के इंटीरियर एंगल के योग का बराबर होता है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, बात समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि यह आपका E1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एंगल E1 हो जाएगा ये बराबर होगा इनके दूर के अंतःकोण के योग के बराबर। तो अंतःकोण तो ये आपका C भी होगा, लेकिन A भी है और B भी है, तो दूर के अंतःकोण के योग के बराबर होगा। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर बात समझिए, ए और बी के योग के बराबर है। दूर का अंतःकोण क्या है यहाँ पर, ये तो नजदीक के अंतःकोण ना हो गए, ये डायरेक्ट इसके साथ ही ये अंतःकोण है, तो ये नजदीक का अंतःकोण है, इसके बराबर नहीं, दूर के अंतःकोणों के योग के बराबर है, अर्थात कोण ए और प्लस कोण बी के बराबर होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए कि एक्सटीरियर एंगल ये आपका E2 बना हुआ है, तो ये भी क्या है, इसके भी जो है ना उसके दूर के अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर E2 के बारे में बात करें कि जो कोण E2 है किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन है, इसके दूर के बी और सी है, अर्थात कोण बी और प्लस कोण सी के बराबर होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर भी एक कोण आपका E3 बना हुआ है, एक्सटीरियर एंगल आपका 3 बना हुआ है, तो ये इसके कोण का किसके बराबर होगा, ठीक है ना, तो इसके दूर के कोण के बराबर होंगे योग के। तो यहाँ पर ये है और ये आपका सी है, अर्थात कोण ए और प्लस कोण सी के बराबर होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी आपको
ऐसा प्रश्न भी आपको दे देता है कि ये कोण दे देगा, ठीक है ना, ये कोण दे देगा और इसमें से भी आपको ये कोण दे देगा और कहेगा कि ये कोण बताइए, तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कोण जब आपका कुछ दिया हुआ है तो ये एक लाइन पे 180 डिग्री कोण बनता है। यहाँ से ये कोण आप निकाल सकते हैं। जब ये कोण निकाल सकते हैं, ये कोण पता ही है, तो इन दोनों को जोड़िएगा और तीनों को जोड़िएगा तो 180 होना चाहिए। जब इन दोनों का कोण का योग आपको पता है तो 180 में से घटा दीजिएगा तो ये कोण आपको आसानी से पता हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से पता चल गई हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो अब चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कुछ आप सीख चुके हैं जिससे कि आपको प्रश्न रिलेट होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका लैंग्वेज वाला प्रश्न है, क्या इसे आप बना पाएंगे। ध्यान दीजिए प्रश्न कह क्या रहा है, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हों तो प्रत्येक कोण होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उन्हें क्या हम लोग कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। और समपूरक कोण हम लोग किसे कहेंगे, समपूरक कोण किसे कहेंगे, समपूरक। इसके बारे में मैंने बताया है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर में हो तो वो क्या कहलाता है, समपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर बात करा है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक है, तो ये पूरक कोण क्या होते हैं, ए और बी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और उनका योग जब 90 के बराबर होता है तो ही वो पूरक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो प्रत्येक कोण होगा, इसके बारे में आपसे बात कर रहा है। तो पूरक कोण यहाँ पर इनका योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, अर्थात ये जो कोण होगा ये भी आपका न्यून कोण होगा। न्यून कोण अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि 90 डिग्री से कम होगा, और ये भी कोण क्या होगा आपका 90 डिग्री से कम होगा, तभी तो दोनों का योग कीजिएगा तो 90 डिग्री आएगा। यदि अधिक हो जाएगा 90 डिग्री से तो ये आपका 90 डिग्री तो आएगा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ये भी कोण आपका न्यून कोण ही होगा, अर्थात जो कोण होंगे क्या होंगे, आपको न्यून कोण होंगे, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं, जब से इसका कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं तो आप बना नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाइएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण डिग्री में आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये आपको त्रिभुज मानकर चलिए, इसका कोण आपको दिया हुआ है कि एक x है, और एक के बारे में बात कर रहा है कि 6x है, और यहाँ पर तीसरा कोण के बारे में बात कर रहा है कि 3x + 20 है। तो उस स्थिति में यहाँ पर पूछ रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज होना चाहिए, अर्थात इसकी प्रकृति क्या होगी त्रिभुज की, इसके बारे में बताइए। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इनका आप योग कीजिए, ये कोण है, इनका आप योग कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये x है, ये 6x है, तो 7x, और ये 3x है, तो टोटल कितना हुआ, 10x हुआ, और प्लस ये आपका 20 है, तो 20 जोड़िए, और इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, इधर जाकर के 20 घटेगा तो 60 हो जाएगा, और 10 से भाग जाएगा तो 16 हो जाएगा। तब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर x का जो वैल्यू आ जाएगा ये आपका 16 आ जाएगा। ये मन में ही इतनी सारी क्रिया कर सकते हैं, तो समझाने के लिए बस आपको मैंने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ा कोण आपको यदि पता चल जाए तो ये आपको आसानी से बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो सबसे बड़ा कोण आपका कहाँ प्राप्त हो सकता है, सबसे बड़ा कोण आपका यहाँ पर इसमें प्राप्त हो सकता है 6x में। यदि हम 6x में x की वैल्यू डालें, अर्थात x की वैल्यू कितना है आपका 16 है, इसे हम लोग डालें, कितना प्राप्त हो रहा है, 96 प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये जो कोण होगा ना, इसका 96 डिग्री कोण होगा। जब एक कोण आपको 90 से ऊपर प्राप्त हो जाए तो फिर दोबारा दूसरा कोण त्रिभुज का नहीं 90 से ऊपर प्राप्त होने वाला है, क्योंकि इसके तीनों कोणों का योग ही आपको 180 डिग्री होता है। जब एक ही कोण 90 से ऊपर प्राप्त हो गया तो बाकी दो कोण क्या होंगे, इससे कम ही प्राप्त होंगे। तो ये कोण क्या है आपका 90 डिग्री से अधिक हो रहा है, एक कोण आपका यहाँ पर 90 डिग्री से अधिक कोण हो रहा है। तो आपको ये बता सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, कैसा त्रिभुज होगा। ये त्रिभुज जब 90 डिग्री से अधिक हो जाए, जब 90 डिग्री से अधिक हो जाए, अर्थात जो थीटा है ना, जो थीटा है वो आपको 180 और 90 के बीच में हो जाए, इस तरह से हो जाए, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, तो क्या होता है, ये अधिक कोण कहलाता है। ये आपका अधिक कोण कहलाता है, इसमें कोई दिक्कत है, ये आपका अधिक कोण कहलाता है। और जो अधिक कोण से त्रिभुज बनता है उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, इसमें कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर आपको दिया हुआ है कि 62 डिग्री है, अर्थात यहाँ पर संपूरक कोण है और उनके बीच का अंतर आपको दिया हुआ है कि आपको 62 डिग्री है। आगे कह रहा है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे छोटे के बारे में बात कर रहा है कि सबसे छोटा कोण क्या होगा, इसके बारे में बताइए कि छोटा कोण क्या होगा। तो यहाँ पर बात किया जाए कि इनके जो है ना संपूरक कोण है, संपूरक कोण का अंतर दोनों का आपको 62 डिग्री है। तो यहाँ पर यदि बात करें संपूरक के योग का, तो आप जानते हैं कि दो
समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, यहाँ से इसमें ए और बी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको छोटा निकालना हो ना, जब भी आपको छोटा निकालना हो तो अंतर इनका कर दीजिए और वो आपको छोटा निकल जाएगा। और यदि यहीं पर आपको बड़ा निकालना होता तो इनका योग कर देते, आपको बड़ा वाला कोण निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इसका अंतर भी कर देते, अंतर करेंगे तो भी आपका यहाँ पर छोटा कोण आसानी से निकल जाएगा। अंतर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, ये क्या है, आपको ये माइनस में हो जाएगा ना, तो ए कट जाएगा और यहाँ पर तो -2 भी हो जाएगा। अंतर यहाँ पर करेंगे तो ये आपको 118 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका 118 हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि माइनस यहाँ पर 2b और बराबर आपका हो जाता है -118। तो आसानी से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे, अर्थात 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 9 18। अर्थात जो सबसे छोटा कोण हो जाएगा आपको 59 डिग्री हो जाएगा। 59 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी सबसे छोटा पूछे तो इनका सिर्फ अंतर कर दीजिएगा और आपको उसका एंगल निकल जाएगा। और यदि यहीं पे आपको बड़ा पूछता तो इनका योग कर देते, उसका आपको एंगल निकल जाता। लेकिन आपको नहीं ये पता चल रही, तो चलिए मैं आपको जितना प्रोसेस है उस प्रोसेस के अनुसार समझाने का प्रयास करता हूँ। इनका आप योग ही कर लीजिए, योग कीजिएगा तो देखिए कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपको 2a आएगा। 2a बराबर इसको आप जोड़िएगा तो आपको 242 आया, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको निकल गई, इसमें 2 जाकर के भाग लगेगा, अर्थात 121 आएगा। तो जो a का वैल्यू हुआ 121 हुआ, तो a क्या होगा, सबसे बड़ा कोण होगा। तो आप बड़ा कोण करेंगे, इतना आपका समय नुकसान हुआ, आप डायरेक्ट इसका सिर्फ अंतर कर देते और आपका इसका छोटा कोण निकल जाता। जब a आपको 121 प्राप्त हो गया तो आप b के बारे में निकाल सकते हैं, इसलिए b कितना हो जाएगा, ये देखिए a b का योग कितना है, 180 है, तो ये a जाकर के उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 180 में से 121 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अर्थात क्या आएगा, आपको 59 आएगा। और यही क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि छोटे के बारे में पूछ रहा है कि छोटा कोण क्या होगा, और छोटा कोण आपका 59 हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो यदि आपको छोटा निकालना है तो डायरेक्ट अंतर कर लीजिए, यदि आपको बड़ा कोण चाहिए तो आप इनका योग कर लीजिए और बड़ा कोण आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका बड़ा कोण आपका 121 है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और क्या आप बना पाएंगे। प्रश्न को आप रोक करके उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए, क्या आप अपने से बना पाते हैं। यदि बना पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना पाते हैं तो पुनः उसे देखिए और समझिए कि कैसे हम लोग बनाएं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर है कि 130 डिग्री के समपूरक कोण का पूरक कोण। यहाँ पर 130 के समपूरक कोण के बारे में बात करें, समपूरक कोण अर्थात क्या होगा, 180 में से आपका यहाँ पर घटता है, 180 में से क्या होगा, ये आपका 130 घटेगा तो कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। जो 50 डिग्री होगा वो 130 का क्या होगा, संपूरक होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि जो 50 का क्या आपको चाहिए, पूरक कोण चाहिए। तो आप जानते हैं कि कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो 90 में से क्या होगा, आपको 50 घटेगा तो कितना आएगा, 40 डिग्री होगा। अर्थात जो यहाँ पर 50 का है, 50 का आपको निकालना है, पूरक निकालना पड़ेगा, तो 40 डिग्री होगा। 40 ऑप्शन नंबर सी है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 130 के संपूरक कोण का पूरक कोण आप बताइए क्या होगा। तो 130 का संपूरक कोण अर्थात 180 दोनों का योग होता है ना, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इसका 180 में से 130 को घटाएंगे तो 50 आपको प्राप्त हो जाएगा, इसका संपूरक। और यहाँ 50 के बारे में पूछ रहा है कि 50 का आप पूरक कोण बताइए। आप जानते हैं कि पूरक कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यदि 90 में से 50 को घटा दें हम लोग तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो 40 डिग्री क्या हुआ, इसका पूरक हुआ और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह के ये आपको प्रश्न है, उसके कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यहाँ पर कहा है कि यदि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा आप प्रतिच्छेद होती हैं तो संगत कोण आपको यहाँ पर होंगे। ये आपको बताना है कि संगत कोण क्या होंगे। तो संगत कोण क्या होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, ये गलत है। बराबर होंगे अर्थात एक जैसे होंगे, यही आपका सही है। एक दूसरे से दोगुने होंगे, ये भी गलत है। कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। आपको मैंने बताया है कि जब दो रेखाएं क्या हो, पैरेलल हो, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और संगत कोण क्या होते हैं, एक ही साइड में स्थित होते हैं। एक ही साइड में क्या होते हैं, आपको संगत कोण स्थित होते हैं। तो इसके संगत कोण के बारे में बात करें तो इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके संगत कोण के बारे में बात करें तो इसका संगत कोण ये हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है। उस तरह से इसके संगत कोण के बारे में बात करें तो इसका संगत ये हो जाएगा। क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, एक रेखा के एक ही साइड में स्थित होते हैं। अर्थात जो काटने वाली रेखा है ना, उसके एक ही साइड में स्थित होते हैं, ठीक है। और एकांतर कोण क्या होते हैं, अलग होते हैं। यदि इसके बारे में बात करें तो ये आपको एकांतर कोण होंगे। लेकिन संगत कोण क्या होगा, ये जो कोण है, ये कोण है आपका संगत कोण हो जाएगा। तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न ध्यान से समझिए क्योंकि गलती कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि इसे आप बनाना चाहते हैं तो बनाने का प्रयास कीजिए, रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न देखिए कह रहा है कि यदि ए अपने कोटिपूरक कोण से 26 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ए है और ये आपका मान लीजिए कि कोई एक्स है, ठीक है ना, ये आपका कोई एक्स है। ये एक दूसरे के क्या है, आपको कोटिपूरक है। कोटिपूरक यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर कोटिपूरक कहने का अर्थ सिर्फ पूरक होता है, ठीक है ना। पूरक और कोटिपूरक दोनों एक ही है और संपूरक उससे अलग होता है। संपूरक का योग 180 डिग्री होता है, कोटिपूरक कहिए या फिर पूरक कहिए, उनका योग आपका यहाँ पर 90 डिग्री होता है। यहाँ पर बात करा है कि यदि ए अपने कोटिपूरक कोण से 26 डिग्री अधिक है, अर्थात जो ए है ना, ये अपने कोटिपूरक से 26 क्या है, अधिक है। अधिक है तो प्लस 26 कर लीजिए। यहाँ पर इनके योग के बारे में बात करें कि इन दोनों का योग जो होगा, योग क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरक कोणों का योग क्या होता है, आपका 90 डिग्री होता है। यहाँ पर बात कर रहा है कि ये इससे क्या है, आपको 26 अधिक है, इसलिए हम इसमें 26 जोड़े हैं। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन दोनों का योग टोटल कितना होगा, 90 होगा। ए जो है ये 26 अधिक है, जो ए है ना, ये आपको 26 अधिक है। अब जब ये 26 अधिक ए हो गया तो अब आपको यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर अब आपको बचा कितना, अब 26 इसमें से घटाइए, 90 में से 26 घटाइए, क्या आएगा आपको 64 आएगा। अर्थात 64 डिग्री बचा, और 64 डिग्री जब दो में बांट देंगे, अर्थात एक्स और ए में बांट देंगे, आपको पता चल जाएगा कि एक्स कितना है और ए कितना है। तो ये 26 अधिक होगा तो कितना होगा, इसमें हम लोग भाग देंगे तो ये आपको 32 होगा। अर्थात जो आपका यहाँ पर एक्स है ना, ये आपको 32 होगा, तो जो ए होगा 32 क्या होगा, ये भी आपको पहले 32 होगा और उसमें 26 अधिक है तो प्लस 26 है। अर्थात ए की वैल्यू के बारे में बात करें, ए की वैल्यू कितना यहाँ पर आ गई, आपको 58 आ गई। इसमें क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब उसी तरह से यहाँ पर बात किया जाए, बी अपने संपूरक कोण से 30 कम है। यहाँ पर यदि बात किया जाए बी के बारे में, बी का मान लीजिए कोई संपूरक कोण यहाँ पर y है, और ये कह रहा है कि बी का जो है ना अपने संपूरक कोण से कितना है, संपूरक कोण से यहाँ पर 30 कम है। अर्थात यहाँ पर ये बात कर रहा है कि ये 30 कम है। 30 क्या है, आपको कम है, अर्थात किससे, इससे कम है ना, इससे ये कम है 30। कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि इनका योग क्या होता है, संपूरक का योग आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है b है और ये आपका y है, ये आपका यहाँ पर b है और ये आपका y है। ये b क्या है, 30 कम है, अर्थात y क्या होगा, 30 अधिक होगा। बात समझिए, यहाँ पर b क्या है, 30 कम है, अर्थात y क्या होगा, 30 अधिक होगा। अर्थात इसमें पहले आप 30 अधिक रख लीजिए, क्योंकि ये 30 अधिक होगा। यहाँ पर b आपको -30 रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर b कम है 30, अर्थात y क्या होगा, 30 अधिक होगा। अब यहाँ पर 30 अधिक होगा तो वास्तव में यहाँ बचा कितना, 30 कम ही होगा ना, उसी का ना बंटवारा वो b और y में होगा। तो यहाँ पर इनको कम कर लीजिए, 30 कम कीजिएगा तो कितना आएगा, 150 आएगा। और 150 को 2 बराबर भाग में बांटिएगा तभी मालूम चलेगा कि ये 30 अधिक तक कितना होगा। तो इसके कीजिएगा तो कितना आएगा, आपको 75 आया। इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरह से यदि हम बात करें बी के बारे में, तो बी कितना होगा, आपको 75 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 30 अधिक है, अर्थात 75 ये भी हो जाएगा। इनका योग कीजिएगा तो टोटल कितना आया, 105 आया। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आप आसानी से इस बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ए और बी के बारे में अंतर, कि ए और बी का अंतर आप बताइए। आप देख चुके हैं कि ए कितना है, 58 है, और बी कितना है, आपको 75 है। इसमें आपको कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ए और बी का आपको अंतर यहाँ पर बताना है, अर्थात ए माइनस बी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ए आप देख चुके हैं कि ए कितना है, आपका 58 है, और बी के बारे में आप देख चुके हैं कि बी कितना है, 75 है। अंतर कीजिएगा तो 15 में से 8 जाएगा, आपका 7 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा, आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस क्या होगा, -17। -17 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो आप इससे भी आसानी तरीके से बना सकते हैं। बस अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में घूम रहा है तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। इतना कुछ भी नहीं लिखने पोतने की जरूरत है, आप आसानी से मन में ही सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, ये भी कुछ छुप गया है क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान देकर है कि यदि दो रेखाएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात कुछ इस तरह से ये रेखाएं हैं और यहाँ पर जो ओ है यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती हैं। ये मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए ओ सी, यहाँ पर कोण के बारे में बात कर रहा है कि जो ए ओ सी है और प्लस सी ओ बी है, यहाँ पर सी ओ बी के भी बारे में बात कर रहा है कि जो सी ओ बी है, अर्थात इस कोण के बारे में बात कर रहा है, इस कोण के बारे में बात कर रहा है, सी ओ बी और बी ओ डी अर्थात इस कोण के बारे में बात कर रहा है। ये तीनों कोणों का योग के बारे में बात कर रहा है कि ये 270 है। तीनों कोणों का योग यहाँ पर आपको दे दिया है कि 270 है। तो कोण आपको ए ओ
सी के बारे में पूछ रहा है कि ए ओ सी क्या होगा, अर्थात ए ओ सी इसमें कहाँ है, ये कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा। आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये आपको यहाँ पर 70 कह रहा है, तो इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आप इसे बना सकते हैं तो बनाने का प्रयास कीजिए रोक करके और इसका ऑप्शन बताइए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आप जानते हैं ना कि किसी भी बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री कोण बनता है, अर्थात इस बिंदु पर यदि हम टोटल कोणों के बारे में बात करें, इस तरह से टोटल कोणों के बारे में बात करते हैं, 360 डिग्री का कोण हुआ। जबकि इन तीन कोणों का योग आपको 270 है, तो यहाँ वाला कोण आपको बताना है कितना होगा, अर्थात 360 है उसमें से आपको यहाँ पर कम कर देना होगा 270 को, आपको पता चल जाएगा। तो 360 में से 270 यहाँ पर आप घटा दीजिएगा, 360 में से 270 आप घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री का आएगा। अर्थात यहाँ पर जो कोण बना ये आपको 90 डिग्री बना। अब ध्यान पर देखिए कि ये जो लाइन है ना, इसी लाइन के एक ही साइड में दोनों कोण आपको बने हुए हैं। ये क्या है, एक ही साइड में आपको यहाँ पर कोण बने हुए ना, एक ही लाइन पर एक ही साइड में इस तरह से आपको ये कोण बने हुए हैं, ये वाला, ठीक है ना, वाट, और ये आपका 90 डिग्री। तो जब ये आपको 90 डिग्री है तो इसका वाट का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही लाइन पर टोटल कितने डिग्री कोण बनते हैं, 180 डिग्री कोण बनते हैं। तो जब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसे बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो रोक करके आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, ये आपका यहाँ पर फिगर है, इस फिगर को हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से आपका ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये तिर्यक रेखा इसे कोई काट रही है। तो ये जो कोण है आपका यहाँ पर 3x डिग्री है, और यहाँ पर जो कोण दिया गया है कि यहाँ पर जो कोण है ये आपका x डिग्री है, और यहाँ पर जो कोण है ये आपको y डिग्री है, और y डिग्री का आपको यहाँ पर मान दिखाया गया है। कि पूछ रहा है कि यहाँ पे दी गई आकृति में यदि दो रेखाएं समानांतर हों तो यहाँ पर L जो है उन्हें प्रतिच्छेद करती हो, तो y का मान आपको ज्ञात करना है कि y का वैल्यू क्या होगा। आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये कोण क्या कहलाएंगे, दोनों एकांतर कोण कहलाएंगे, और आप जानते हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपको निकालना है y के बारे में कि y क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है ना, इसी लाइन पर ये सभी कोण है, ये दोनों कोण क्या है, इसी लाइन पर कोण है। तो आप जानते हैं ये बात कि एक लाइन पर जो कोण बनते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। अर्थात 3x + x को यदि आप जोड़ते हैं, 3x + x को आप जोड़ते हैं तो ये कितने होंगे, आपको 180 डिग्री होंगे। अर्थात यहाँ से इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं कि ये 4 = 180 है। तो x = 180 में जाकर के 4 से भाग जाएगा, अर्थात 4 चौके आपका 16 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। अर्थात जो x का वैल्यू आपको आया 45 आया। इतना भी कुछ नहीं करने की जरूरत है दोस्तों, सिर्फ आप देखिएगा फिगर और आसानी से आप मन में आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो समझाने के लिए सिर्फ हो रहा है। यहाँ पर आप देख चुके हैं कि x का वैल्यू 45 है, और आप जब जानते हैं ये बात कि किसी भी रेखा पर क्या होते हैं, 180 डिग्री कोण बनते हैं, और x का वैल्यू, इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं कि ये 45 डिग्री है। तो इस y का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, 180 में से 45 घट जाएगा, वही y का वैल्यू होगा। तब 180 में से 45 को घटा दीजिए, जो आएगा वही क्या होगा, y का वैल्यू होगा। तो कितना आएगा, 135 डिग्री, ठीक है ना, 135 डिग्री जो कि y का वैल्यू होगा, और इसी के बारे में पूछ रहा है, और ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। उस फिगर को इस तरह से ड्रॉ किया गया है आपको समझने के लिए। यहाँ पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, ये कोण एकांतर होंगे, अर्थात ये भी क्या होगा, x डिग्री होगा, और ये क्या है, एक ही लाइन के एक ही साइड के कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 4x = 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए x बराबर आप यहाँ से निकाल चुके, ये आपको 45 डिग्री हो गया। जब आपको x का मान 45 डिग्री हो गया तो यहाँ पर आप इसे 45 डिग्री रख सकते हैं, और ये भी क्या है, एक ही साइड के एक ही लाइन के कोण क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। जब ये 45 डिग्री कोण हो गया तो इस y का वैल्यू क्या होगा, 180 में से 45 घट जाएगा, अर्थात 135 डिग्री, और जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इन्हें आप यदि कर लिए तो आप कोई भी टेस्ट एग्जाम हो आसानी से आप उन्हें कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं ज्योमेट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दो पूरक कोण ऐसे हैं कि एक का दूना दूसरे के तिगुने के बराबर है। यहाँ पर कहा जाए बात कि ए और बी का पूरक है, अर्थात ए और बी दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। इसमें कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि जो ए का जो है दूना है ना, वो दूसरे के क्या है, तिगुने के बराबर है। यहाँ पर एक का दोगुना दूसरे के तिगुने के बराबर है, तो सबसे छोटे कोण का माप आपको कितना होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम ए और बी के बारे में बात करें, ए और बी किस अनुपात में है, अर्थात a/b के बारे में बात करें तो कितने अनुपात में है,
3/2 के अनुपात में है, कोई दिक्कत है? ये b क्या होगा, इसके इधर आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, 2 उधर जाकर के उसके बटा में हो जाएगा। अर्थात a के बारे में बात करें तो a कितना है, 3 है, और b कितना है आपको 2 है, अर्थात b क्या है, कम है। तो यहाँ पर बात यहाँ पर पूछ रहा है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है कि 3 गुने के बराबर है तो सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा, अर्थात 2 के माप के बारे में आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा। आप जानते हैं ये क्या है, ये दोनों आपको अपना अपना औकात बता रहे हैं कि ये 2 औकात में है और ये 3 औकात में है, अर्थात 2:3 अनुपात में है। तो यदि हम टोटल अनुपात के बारे में बात करें तो टोटल अनुपात आपको 5 के अनुपात में है। तो यहाँ पर टोटल योग कितना है एंगल का, 90 डिग्री है, अर्थात टोटल अनुपात जो 5 है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? यहाँ कोणों का माप ही है, लेकिन ये आपको रेशियो माप है और यहाँ पर डिग्री माप है, तो रेशियो का माप और डिग्री का माप बराबर होगा। ठीक है, बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर एक रेशियो के बारे में बात करें तो एक रेशियो कितना होगा, 90 में 5 से भाग जाएगा, अर्थात अब कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है ना, यहाँ 5 से भाग 18 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ 5 से भाग दीजिएगा तो ये आपको 18 जाएगा। ठीक है ना, अर्थात एक रेशियो का जो वैल्यू है आपका 18 है। आपको सबसे छोटे कोण का माप आपको बताना है कि सबसे छोटा कोण माप क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सबसे छोटा कोण क्या है, 2 के रेशियो में है। तो आपको 2 के रेशियो का माप आपको निकालना है। जब 1 का रेशियो 18 है तो 2 का रेशियो 36 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? आपको 18 से गुणा हो जाएगा, अर्थात 36 हो जाएगा। अर्थात जो छोटा कोण होगा आपको 36 डिग्री हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और उससे बड़ा कोण यदि के बारे में बात करें, यदि एक कोण के बारे में बात करें तो 54 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो 3 के रेशियो में है। क्या कोई तकलीफ है? तो 36 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आपको करने का तरीका आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न कह रहा है कि एक सरल रेखा पर आसन्न कोणों अर्थात एडजेसेंट एंगल के बारे में पूछ रहा है कि अनुपात आपको दिया हुआ है कि 5:4 है, तो सबसे छोटे कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है किसी भी लाइन पर आसन्न कोण क्या किधर बनते हैं, उसके एक ही साइड में एक ही बिंदु से जितने भी कोण बनेंगे ना वो आपको आसन्न कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर आसन्न कोणों के बारे में बात कर रहा है कि इनका जो अनुपात है वो आपको 5:4 है। ये आपको 5:4 के अनुपात में ये कोण है। तो यहाँ पर छोटे कोण के बारे में पूछ रहा है, अर्थात इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना होगा। आप जानते हैं कि आसन्न जो कोण होते हैं, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, उनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात जो दोनों का रेशियो का हम लोग योग करें तो कितना आएगा, 9 रेशियो आएगा ना, 5 और 4 का यहाँ पर रेशियो में है। इनका योग कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 किसके बराबर होगा, इनका योग आप जानते हैं कि 180 के बराबर होगा, अर्थात 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रेशियो के बारे में बात करते हैं, इसमें भाग दीजिएगा तो 20 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। सबसे छोटा क्या है, 4 है। 4 के बारे में आपको निकालना है। तो 4 जब एक रेशियो 20 है तो 4 रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 20 से गुणा कर दीजिए, 80 आ जाएगा। अर्थात छोटा कोण क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बड़ा कोण के बारे में बात करता तब 20×5 100 हो जाता। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंत तक बने रहिएगा। सभी के सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते इसे समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में जो समानांतर चतुर्भुज ABCD है ना, इसमें आपको कोण ABC के बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये आपको चतुर्भुज है ABC के बारे में आपसे यहाँ पर बात कर रहा है। एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आपको 2 समानांतर रेखाएं हो, यदि कोई तिर्यक रेखा तिरछी रेखा काटे ना, तो उसके जो आपको अंतः कोण होते हैं, अंतः कोण क्या होते हैं, आपको उनका योग आपको 180 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर जो अंतः कोण, एक ही लाइन पर स्थित अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक ही लाइन पर स्थित अंतः कोण क्या है, ये है, और इनका योग आपको 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आप ध्यान से देखिए कि जो ये लाइन है इस तरह से है और ये भी समानांतर है और ये भी समानांतर है, तो इसको हम लोग इस तरह से उलट दें तो ध्यान दीजिएगा, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, ये कोण क्या है, आपको एकांतर कोण है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात जो 9x + 5 है ना, ये आपको ये इसके बराबर होगा। अर्थात यदि 9x + 5 ये है तो ये भी कोण आपको 9x + 5 होगा। और एक बात मैंने आपको अभी बताया है कि यदि कोई 2 रेखा समानांतर हो, यदि दूसरी या तिर्यक रेखा उसे काटे, तो उसके जो अंतः संगत कोण होते हैं आपको यहाँ पर बराबर होते हैं। तो जो अंतः कोण होते हैं ना, जो आपको उसी रेखा पर अंतः कोण ये और ये कोण, इसके बारे में बात करें तो इनका योग आपको बराबर नहीं बल्कि 180 डिग्री होता है। इनका योग आपको 180 डिग्री होता है। तो आप उसका अप्लाई यहाँ पर कीजिए। इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं जानते थे, लेकिन अभी आप याद रखिए। ठीक है, तो ये 9x + 5 हो जाएगा और इनका योग कीजिएगा 16x + 5। तो ये अंतः कोण होते हैं ना, इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात इनका योग आपको 180 डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है कि कोई भी 2 समानांतर रेखा हो, यदि कोई तिर्यक रेखा उसे काटे तो उसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी रेखा पर स्थित उनके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप इसे निकाल सकते हैं, 16 9 आप कर लीजिएगा तो ये 25x हो जाएगा, ये 5 उधर जा करके घटेगा तो ये आपका 175 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो 25 7 175, ये आपको 7 बार में पूरा का पूरा आपको एक कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू आपको 7 आया। आपसे पूछ रहा है कि कोण जो ABC के बारे में पूछ रहा है, अर्थात इस कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये कोण आपसे क्या होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। वो कोण आपका 9x + 5 है, वो कोण क्या है आपको 9x + 5 है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू 9 7 63 रख दीजिए, 63 5 68 हो जाएगा, अर्थात 68 डिग्री का वो कोण हुआ। 68 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, ये सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न और बार बार पूछे जाते हैं। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो बहुत बार आप गलती करेंगे। अब देखिए दोस्तों, उस तरह से ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप चाहें तो बना सकते हैं। इस वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसा प्रश्न मैंने आपको करा दिया है, करें कि दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर आपका यहाँ पर 44 है। यहाँ पर यदि हम बात करें ए और बी के बारे में बात करें, यहाँ पर ए और बी के बारे में बात करें तो इनके अंतर के बारे में कह रहा है कि जो इनका अंतर है ना, ये आपको कितना है, आपको 44 है। अंतर 44 है कहने का अर्थ है कि संपूरक कोणों के अंतर के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो मैंने आपको बताया है ना कि जब छोटा आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, इनका अंतर कर देंगे, और जब बड़ा कोण निकालना हो तो इनका योग कर देंगे। जब बड़ा कोण निकालना हो तो इनका क्या कर देंगे, योग कर देंगे, और जो आएगा वही बड़ा कोण होगा। इनका योग कीजिए, क्योंकि बड़ा कोण निकालना है तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा। योग कीजिएगा तो ये 2a हो जाएगा, और 2a बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको जुड़ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा आपको 224। अर्थात यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल लिए कि ये हुआ 100 आपका यहाँ पर 112 हुआ, और जो 112 हुआ ना, यही आपको यहाँ पर बड़ा कोण होगा। 112 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और यदि यहीं पर आपको छोटा कोण निकालना होता तो बस आपका इनका अंतर छोटा, ये बड़ा के लिए योग करना है, छोटा के लिए अंतर कर देना है। छोटा के लिए क्या करना है, आपको अंतर कर देना है, ठीक है, अंतर कर देना है। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि ये बड़ा कोण कैसे हो जाएगा, तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, जब यही 112 हो गया तो दूसरा कोण ऑब्वियसली आपको 112 से छोटा ही होगा, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो आज अभी के लिए इतना ही। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर। तो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।